ये ऊपर नीचे हो रहा है। और तो कुछ जितना उसके बाद प्रोविजन में क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर हम आते हैं स्विंग्स की तरफ। पहली बात, हम कोई सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं ये आपको समझना बहुत जरूरी है, चाहे हिस्ट्री है, सिविक्स है। अब हम पर्टिकुलरली सिविक्स की बात करें, सिविक्स हम इसलिए पढ़ते हैं कि देखो, एजुकेशन जो भी दी जाती है, ये पॉलिसी होती है स्टेट की या गवर्नमेंट की, वो किस तरह के सिटीजन चाहते हैं उस तरह की एजुकेशन होती है। तो जो हम सिविक्स पढ़ते हैं, इसका मकसद आपको ये बताना है, सोशलाइज करना है कि आप राइट्स क्या है आपके और ड्यूटीज क्या है, हाउ यू एक्ट एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो फंडामेंटल रीजन यही है कि आपको सोशलाइज करना, नर्चर करना अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। तो स्विच में आपको राइट्स पे जोर दिया जाता है और ड्यूटीज पे। हम लोग ज्यादा राइट्स को ही समझते हैं, अपने राइट्स मांगते हैं, लेकिन ड्यूटीज हम अपनी समझते नहीं। खैर, अब पर्टिकुलरली आते हैं ना, कमिंग डाउन, नैरो डाउन करते हैं इस चीज को, मैं बाद में बताता हूँ स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट। पहले हम फेडरलिज्म को समझते हैं। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर शेयरिंग होती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के दरमियान। अभी इंडिया में जो जितनी भी स्टेट्स आप देखते होंगे, स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं और सेंटर गवर्नमेंट के इलेक्शंस अलग से होते हैं, जिसको आप एमपी के इलेक्शंस कहते हैं, लोकसभा के लिए जो इलेक्शंस होते हैं। और ये जो पावर शेयरिंग होती है, इसलिए होती है ताकि ताकि सिस्टम ज्यादा स्मूथली चले। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि डोडा में क्या हो रहा है, इसलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट्स रखी है जो वहां तक आपकी ग्रास रूट लेवल तक काम करें। तो अब पावर शेयरिंग क्या है? अथॉरिटी शेयरिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ सब्जेक्ट्स पे अथॉरिटी, यानी कि कुछ चीजों पे वो कानून बना सकते हैं, कुछ पे हम कानून बना सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट वाले। लेकिन अब आपको समझना है अथॉरिटी क्या है, व्हाट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी कोई भी पावर जिसको कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्शन करता है उसको अथॉरिटी कहते हैं। गिविंग लिजिटिमेसी टू समवन्स पावर इज अथॉरिटी। ऐसे अगर कहा जाए तो वो पावर है, लेकिन अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव कर रहा है तो वो अथॉरिटी बनती है। कोई भी चेयर हो, चाहे आप ऑफिस में बैठे हो, मतलब आप डीसी साहब की बात कर लें, वो भी स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं और वो भी एक अथॉरिटी इसलिए बनते हैं बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ हिज चेयर। तो अब फेडरलिज्म पे क्या है, दो दो लेवल्स पे गवर्नमेंट चलती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो थ्रू आउट इंडिया देखती है, और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हों, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हों और जिनमें बराबरी चाहिए थ्रू आउट द स्टेट्स, उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट्स पे, सब्जेक्ट्स मींस किन चीजों पे, यानी कि आइटम, जैसे करेंसी है, ये करेंसी यानी नोट वगैरह जो यहाँ पे चल रहे हैं, उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है, उस पर सिर्फ वो कानून बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट। और उसके बाद जैसे फौज है यानी कि डिफेंस है, उस पर भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। उसके बाद पोस्टल है यानी कि कम्युनिकेशन है, उस पर भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो बहुत सी आइटम 66 पे 48 और 100 है, मतलब आफ्टर अमेंडमेंट, किन चीजों पे ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में कोडेड है कि किन पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, किन पे क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, ये और किन पे दोनों कानून बना सकते हैं। अब इनको कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म दी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट जो कानून बनाती है उनको स्टेट आइटम्स कहते हैं या स्टेट लिस्ट कहते हैं, जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है उनको स्टेट यूनियन लिस्ट कहते हैं, क्योंकि सेंटर को कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में यूनियन कहा जाता है। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसीलिए इसको यूनियन कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसको फेडरल स्टेट क्यों नहीं कहा जाता जबकि फेडरलिज्म, लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि ये जो स्टेट है ये क्वासी फेडरल है, फेडरलिज्म की तरफ कम, क्वासी मींस हाफ फेडरल है, पूरी तरह फेडरल नहीं है, ये इसका क्रिटिसिज्म है। क्यों? क्योंकि कुछ सिचुएशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून जो हैं वो ओवर पावर कर जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 352, 356, आर्टिकल 360, खास तौर से जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया तो आप देखते हैं कि गवर्नर को लाया जाता है यहाँ पे। ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल पावरफुल हो जाती है, और वो इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट को यूनियन कहा जाता है, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट्स,
यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए क्योंकि ये मिलके यूनियन स्टेट्स ने एक मुआहिदा किया, तब जाके इंडियन स्टेट वजूद में आई। जितनी भी ये स्टेट्स थी ये लगभग प्रिंसली स्टेट्स थी सारी। जो नेशनल इंटरेस्ट के मतलब सेंटर खास तौर से किन पे कानून, जो नेशनल इंटरेस्ट है, ये नहीं कि कुछ लोकल कुछ एरिया। देखो स्टेट्स कैसे वजूद में आई इंडिया की, ये आजादी के बाद भी रीऑर्गेनाइजेशन हुई, लैंग्वेज बेसिस पर स्टेट्स बनी, कुछ पहले की बनी थी, जैसे आजकल इलेक्शन हो रहे थे कर्नाटका में, कर्नाटका कन्नड़ लैंग्वेज की बेसिस पे और कुछ एरियाज मिलके कर्नाटका बन गए, वो 1956 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। उसका इसीलिए कहा जाता है कि वो तो लोकल नीड्स है उनकी, लेकिन जो थ्रू आउट कंट्री देखे सिक्योरिटी है, बाकी चीजें, जैसे पेंडेमिक आया कोविड, उस वक्त स्टेट ने सारी पावर अपने आप पे कंसंट्रेट कर ली, सारे कानून सेंटर से आ रहे थे। अच्छा, तो इसलिए कहते हैं कि वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो तमाम के लिए नेशनल इंटरेस्ट कॉमन हो, हर स्टेट के लिए एक हो, वहां उस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, और वो लिस्टेड है कानून कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। चलिए थोड़ा, और एक खास बात मैं बता दूं, परफेक्ट मॉडल ऑफ फेडरलिज्म अगर आपने देखना है वो यूएस से, वहां पे देखो, यहाँ पे यूनियन क्या है, यूनियन क्यों कहा गया है इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ऐसे नहीं बताएगा कोई, इस पे पूरी रिसर्च। यूनियन इसलिए कहा जाता है जबकि फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा है, दो फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है दो लेवल पे गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट, अलग अलग इलेक्शन होते हैं अपने टाइम पे, ये नहीं कि एक ही टाइम पे इलेक्शन होता है। कर्नाटक का आज हुआ, वहां पे अपनी गवर्नमेंट बनेगी, उस पर स्टेट गवर्नमेंट का अलग से होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया को फिर फेडरल स्टेट क्यों नहीं कहा जाता, इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा जाता है आर्टिकल 1 के तहत, बिकॉज क्योंकि यूएसए का जो मॉडल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वहां पे 50 स्टेट्स हैं, जिस तरह इंडिया में 28 स्टेट्स हैं शायद, तो वहां पे 50 स्टेट्स हैं, लेकिन वहां पे परफेक्ट मॉडल इसलिए कि अगर वो स्टेट्स अलग होना चाहिए वो कभी भी अलग हो सकती है, लेकिन इंडिया में जो स्टेट्स है इनने एक दफा यूनियन बना दी इंडिया के साथ आजादी के टाइम, वो कभी भी अब अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते, इसलिए दैट इज यूनियन, क्योंकि यूनियन ही कंट्रोल कर रही वहां अगर वो चाहे, और वहां पे हर स्टेट का अपना फ्लैग है, यहाँ पे ये चीज नहीं है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का था वो खत्म हो गया, अब सिर्फ इंडियन फ्लैग है तमाम से, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट, तभी आप, लेकिन ये जो फेडरलिज्म है ये सिर्फ पावर स्ट्रक्चर के तौर पे दिखाया जा रहा है कि स्ट्रक्चर किस तरह है, पावर का अथॉरिटी का स्ट्रक्चर किस तरह है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, और इसमें और कोई चीज, पावर शेयरिंग इसलिए रखी जाती है ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एब्जॉर्ब करे प्रेशर, एज ए बफर जोन एक्ट करे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और लोकल नीड्स को कैटर करे। इससे भी नीचे अगर आप आओगे तो पंचायती राज सिस्टम है, क्योंकि हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट कहीं कहीं ऐसी जगह पे नहीं पहुंच सकती जहां पे पंचायती राज सिस्टम इवॉल्व करना पड़े। खैर अभी हम सिर्फ फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, पंचायती राज इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो एक अलग चीज है, अभी हम सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का ये फेडरल स्ट्रक्चर है, इसको समझने की कोशिश करें। अच्छा, अब फेडरेशन जो है वो यूनिटरी, दो तरह की गवर्नमेंट है, यही आपको समझना है, एक यूनिटरी गवर्नमेंट जिसको मैंने अभी कहा, एक फेडरल गवर्नमेंट। ब्रिटिश में यूनिटरी गवर्नमेंट है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लगभग सारी पावर है, एक ही लेवल पे गवर्नमेंट है, बाकी जगहों से सेनेट आते हैं, जिस तरह गवर्नर यहां से जाते हैं उस तरह वहां पे आते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट से सब काम होता है उसमें, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो यूनियन यूनिटरी गवर्नमेंट है, और फेडरल स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कैन आइदर पास ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, जो यूनिटरी गवर्नमेंट है यानी यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन मींस सेंटर, जिसको आप आम जबान में लोकल जबान में सेंटर कहते हो, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में लीगल डिस्कोर्स जिसको कहा जाता है, लीगल डिस्कोर्स में उसको यूनियन कहा जाता है। तभी मैं बार बार आर्टिकल 1 की तरफ आपको रेफर कर रहा हूं, जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अच्छा, उनको राइट टू सेसीड नहीं है, जिसको राइट टू सेसीड कहते हैं, अलग होने का। तो फेडरेशन और कंट्रीज, अच्छा, तो यूनिटरी सिस्टम में जो है वहां सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करके स्टेट गवर्नमेंट के लिए कर सकती है, यहां पे ऐसा नहीं है। अब मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, एक होती है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी टेक्निकल पॉइंट। एक होती है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और एक होती है डेलीगेशन ऑफ पावर।
डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में यह है कि डिसेंट्रलाइजेशन जब पावर यानी कि किसी नीचे वाली अथॉरिटी को पावर दी जाती है, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशनली, उससे हायर अथॉरिटी कभी पावर वापस नहीं ले सकती। लेकिन डेलीगेशन ऑफ पावर वो चीज है जहां पे कुछ टाइम के लिए अपना बर्डन कम करने के लिए या ताकि ज्यादा एफिशिएंसी हो गवर्नमेंट की, कुछ टाइम के लिए पावर्स दी जाती है, उसको डेलीगेशन ऑफ पावर। जैसे हमारे सीओ साहब किसी को कहते हैं कि यार तुम इसका इंचार्ज बनो, वो परमानेंट नहीं है लेकिन उसको डेलीगेट कर दी जाती है पावर्स। लेकिन जो ये सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज है, ये पहले ही कानूनी तौर पे डिसेंट्रलाइज, आप किस पे कानून बनाओगे और ये वापस नहीं ले सकते। कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को मर्जी आई खामखा में उठ के पावर ले गए, वापस नहीं ले सकते वो। इट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर को नीचे सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को दिया गया है। तो बट इन ए फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट ओन। फेडरल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर, जैसे आपको मैंने बताया, जैसे पुलिस है, स्टेट गवर्नमेंट उन पे कानून बना सकती है, फॉरेस्ट पे कानून बना सकती है छोटे। तो स्टेट गवर्नमेंट की अपने कानून पे अपनी ज्यूरिडिक्शन है। ज्यूरिडिक्शन कहते हैं कि किन किन एरियाज पे उनका कंट्रोल है। जैसे हर स्कूल, मतलब आप स्कूल में हो, आपकी बाउंड्री जहां तक है वो आपकी ज्यूरिडिक्शन है या प्रेमिसेस है स्कूल के, विसिनिटी जिसको आप कहते हैं वो ज्यूरिडिक्शन है आपके स्कूल की। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट की कोई ज्यूरिडिक्शन है, वो उठ के कभी भी कम्युनिकेशन पे कानून नहीं बना सकती, वो कभी भी उठ के करेंसी पे कानून नहीं बना सकते या डिफेंस पे कानून, वहां सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, 66 आइटम्स ऐसी हैं जिनको कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पे आइटम्स मेंशन्ड हैं, वो वन बाय वन में अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कौन कौन सी हैं। तो उसमें जो है उनपे दोनों कानून बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। लेकिन एक खास चीज वहां पे भी है, इसीलिए इसको फिर यूनियन कहा जाता है, क्योंकि वहां पे एक चीज होती है रेजिड्यूरी पावर्स। रेजिड्यूरी पावर्स वो पावर्स होती है कि जहां पे कानून डिफाइन नहीं है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट बता पा रही, ना स्टेट गवर्नमेंट उस कानून पे है, तो वहां पे अल्टीमेटली अथॉरिटी जो चलेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही चलेगी, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की चलेगी। रेजिड्यूरी पावर्स उनको कहते हैं कि जो पावरें बच गई हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इसीलिए उनको रेजिड्यूरी पावर्स की कहा जाता है। जरा नीचे जो ये मैंने पहले बता दिया, द ज्यूरिडिक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो दो लेवल कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलें वहां पे स्टेट गवर्नमेंट पे अलग चैप्टर है और सेंट्रल गवर्नमेंट पे अलग चैप्टर है, तो अपने अपने रेस्पेक्टिव एरियाज में वो काम करेंगे। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए जाते हैं कि किन सिचुएशन में सिस्टम जो है यूनिटरी बनेगा। यूनिटरी मतलब कि जैसे गवर्नर रूल आया तो वहां पे सिस्टम जो है स्टेट गवर्नमेंट खत्म होकर सेंटर की तरफ जाएगा, प्रेसिडेंट्स रूल इंप्लीमेंट होगा, तो वो यूनिटरी सिस्टम की तरफ उस टाइम होता है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो कोर्ट्स हैव पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एट पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल। हाँ, और फेडरलिज्म की एक बात यह है कि वहां पे यहाँ पे क्या होता है कि एक जुडिशरी होती है, जैसे जुडिशियल, उसको जुडिशियल हायरार्की भी कह सकते हैं, जुडिशियल सिस्टम कहते हैं पूरा। यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट होती है, वो भी डोडा में ही है, उसके बाद आएगी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद आती है फिर सुप्रीम कोर्ट। तो एक स्ट्रक्चर बना होता है। पहले तो स्टेट लेवल पे ही हाई कोर्ट, जो सबसे बड़ी कोर्ट है स्टेट में, वो इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। इंटरप्रेट करने का मतलब ये है कि जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल कंफ्यूजन हुआ, फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम कर्नाटका में क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है गिरा दी गई, तो उन्होंने क्या कहा कि ये गवर्नमेंट की जिनने, मतलब जो दूसरी पार्टी थी, वो कहने लगे कि ये जो गवर्नमेंट गिरी है ये गवर्नर ने गलत डिसीजन लिया। ठीक, दूसरी पार्टी कह रही है नहीं जी इन्होंने सही डिसीजन लिया, इनकी अथॉरिटी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, तो उस सिचुएशंस में हम कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट इंटरप्रेट करती है कि हमारे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन क्या है। लेकिन वहां यहां से अब मैं थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आपको समझाता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपने समझना है, आप पहले प्रियम्बल समझिए, जिसको की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दैट इज, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly declare India into sovereign socialist democratic republic and give ourselves this constitution on 26th of November। वो अगर आप पढ़ेंगे sovereign socialist democratic republic, उसमें ये पूरा डिफाइन है कि किस तरह हमारा सिस्टम किस तरह का है। सॉवरेन मींस वी आर इंडिपेंडेंट, सोशलिस्ट मींस कि हमारा एक होता है सोशलिज्म या कम्युनिज्म, एक होता है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। इंडियन जो है हम
हमारा जो सिस्टम है वो है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, यानी कि यहाँ पे सोशलिज्म मींस गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज या गवर्नमेंट कंट्रोल कुछ की जगहों पे जहां पे सर्विस प्रोवाइड करनी, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे बसेस आप आरटीसी देख रहे हैं, जैसे बाकी चीजें देख रहे हैं। तो सोशलिस्ट पैटर्न में दोनों चीजें साथ में चलती है, प्राइवेट भी और क्या कहते हैं इसे, गवर्नमेंट भी। की इंडस्ट्रीज जो है गवर्नमेंट के पास रहती हैं, तो जो बाकी इंडस्ट्रीज है मतलब साइमल्टेनियसली दोनों चल रहे हैं। इंडिया की नीड है कि प्राइवेट भी चले एफिशिएंसी के लिए, लेकिन सर्विस भी देनी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडिया इज पुअर। तो इसलिए हमने क्या करना है कि ये जो है दोनों चीजें चल रही है, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी चल रही। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो सोशलिज्म टर्म है ये कब कॉन्स्टिट्यूशन में आई, बाय 42nd अमेंडमेंट 1972 में, ये जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उस 1976 है कि 72 है, बाय 42nd अमेंडमेंट तब जाके ये टर्म इसमें प्रियम्बल में लाई गई एक अमेंडमेंट के थ्रू। अमेंडमेंट यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करनी हो तो पार्लियामेंट में बिल एक पेश किया जाता है, यानी कि एक कागज पेश किया जाता है जिसपे लिखा जाता है कि हम ये चीजें लाना चाह रहे हैं इसमें। तो फिर उस पर वोटिंग होती है, एमपीज वोट करते हैं, वो कहते हैं अगर ज्यादा उस पर हुआ, जो मतलब उसमें अलग अलग तरह के फिर प्रोविजंस हैं या फिर आप प्रोसीजर्स हैं या प्रोसेसेस हैं कि अलग अलग तरह के, या इसलिए क्योंकि जो जितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा उसके लिए उतनी मेजॉरिटी चाहिए पास करने के लिए। तो वहां पे फिर वो पास हुआ बिल, तो फिर वो एक्ट बन जाता है या अमेंडमेंट बन जाती है। तो 42nd अमेंडमेंट के तहत सोशलिज्म लाया गया। तो अच्छा, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू देखो, कोई भी गवर्नमेंट या स्टेट या सिस्टम चलने के लिए आपको इकोनॉमी की बहुत जरूरत है। इकोनॉमी के बगैर कोई भी चीज नहीं चलेगी, मतलब मॉनेटरी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का अपना रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू यानी कि वो टैक्स कैसे कलेक्ट करके, रेवेन्यू होता है जो टैक्स आप कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस पैसे को आप यूज करते हैं अपने ही लोगों पे। जो तनख्वाहें दी जाती हैं सर्विसेज के तौर पे, टीचर्स या किसी भी गवर्नमेंट मुलाजिम को, रोड जो बनाई जाती, गवर्नमेंट के पास अपना कोई पैसा नहीं है, ये टैक्स के थ्रू लोगों का ही पैसा आता है। तो कुछ ज्यूरिडिक्शन दी है स्टेट गवर्नमेंट पे रेवेन्यू के लिए और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। मेरे ख्याल में काफी, कितना टाइम? अच्छा, तो अच्छा, इससे एक चीज और साबित होती है कि फेडरल गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर है उसके दो फंक्शन है, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री व्हाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। रीजनल डाइवर्सिटी मैंने आपको पहले इशारा दिया था एज ए रेफरेंस कर्नाटका का, कि ये जितनी भी स्टेट्स है आप किस पे बेसिस पे बनाई गई, हर स्टेट की अपनी, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया को कहा ही जाता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, क्यों? क्योंकि हर स्टेट, बल्कि स्टेट क्या, हर 10 किलोमीटर के बाद आपकी डायलेक्टिक चेंज होती है। अगर आप डोडा में ही हैं या गोवा असर है, हर तरह की जबानें अलग अलग, डिफरेंस देखिएगा कितना है आपके कल्चर में। वहां से लेकर, सिर्फ अपोजिट पहाड़ हैं गोवा और असर, लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। वहां पे क्या जबान बोली जाती है, असर में ज्यादातर वो डोगरी बोलते हैं। तो इसलिए डाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंस इन द कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, हर तरह की चीजें, जिसको इथनिसिटी बोलते हैं वो पॉलिटिक्स की जबान में। इथनिसिटी या 4-5 चीजों पे मुनस्सर है, आपकी लैंग्वेज, आपका रिलीजन, आपकी रेस यानी कि कलर आपकी स्किन का क्या है, हाइट भी एक पर्टिकुलर होती है हर रेस की, और उसके अलावा आपकी लैंग्वेज। तो वो एक डाइवर्सिटी, हर स्टेट अपने हिसाब से बनी है। जम्मू कश्मीर जो है, एक एरिया में कश्मीरी बोली जाती है, एक एरिया में डोगरी बोली जाती है, अलग अलग है। इसलिए जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट बन गई बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी। लद्दाख अलग से हो गया, कर्नाटक कन्नड़ बोल रहे हैं वो अलग से हो गए, तमिल अलग हो गए, तो यूपी अलग। ये डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर हम 5-6 स्टेटें जो अलग अलग हैं आज, इनको एक ही गवर्नमेंट रखेंगे, तो हो सकता है कि वो गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों को देखे और उनके इंटरेस्ट अकोमोडेट न करे दूसरे जो इतने ग्रुप है उसका। इसलिए ये जो रीजनल डाइवर्सिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट्स रखी, जो मैंने पहले ही बोला कि ताकि अपने लोकल नीड्स को कैटर कर सके। अगर आजकल आप इलेक्शन भी देखें, कभी भी आप इलेक्शन ऑब्जर्व कीजिएगा, इलेक्शन, नेशनल इश्यूज पे आजकल फाइट किया जाता है और लोकल इलेक्शन लोकल इश्यूज पे फाइट किया जाता है। हमें ये नहीं है, हमें वो नहीं है।
हर स्टेट की अपनी अलग पॉलिटिक्स है। तो द फेडरल द स्ट्रक्चर है सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी, वो जो है सेंटर का काम है खास तौर से। और उससे क्यों स्टेट गवर्नमेंट स्टेट होने से क्यों यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि जब आप उनके इंटरेस्ट, स्टेट्स के इंटरेस्ट को अकोमोडेट करते हो तो वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है अलग होने की, इसलिए हम आपकी यूनिटी में, मतलब वो मदद कर रही है क्योंकि आप उनके इंटरेस्ट अकोमोडेट कर रहे हैं। और वाइल दे एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, रीजन मींस एरिया, अलग अलग तरह का एरिया, डाइवर्सिटी होता है डिफरेंस इन द कल्चरल बैकग्राउंड या कल्चर, जो मैंने आपको कहा इथनिसिटी की उसमें डिफरेंस। देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल इन द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस। इंस्टीट्यूशन किसको कहते हैं? हर एक चीज जहां की एक रेगुलेशन हो, जो एक रेगुलेशन या कानून के तहत चले फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, दैट इज इंस्टीट्यूशन। इवन फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, जो आपकी खानदान है ना, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, वो भी आपको किसी चीज के लिए तैयार करता है। लेकिन वी आर टॉकिंग हियर अबाउट गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट के अपने इंस्टीट्यूशन जैसे जुडिशरी इंस्टीट्यूशन। इवन जहां से मैं लेक्चर दे रहा हूं, डाइट भी एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि इसके अपने नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं और ये पर्टिकुलर पर्पस फिल कर रहा है। यानी कि दिस इज अ बॉडी, ये इस तरह की बॉडी है जो स्कूल मतलब एकेडमिक एक्सीलेंस और क्वालिटी देखती है थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और क्या है? प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म यानी इंस्टीट्यूशंस और रीजनल डाइवर्सिटी। गवर्नमेंट एट द डिफरेंट गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये पहले ही एग्री किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स थे, जिसका अगर मैं आपको पूछूं कौन था प्रेसिडेंट, वो बी आर अम्बेडकर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन के। तो उसी वक्त उस वक्त भी इलेक्शन हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं उसको। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो हर स्टेट से नुमाइंदे लिए गए उस टाइम भी। तो उन्होंने ये मद्देनजर रखा कि एक पर्टिकुलर रूल, देखो कानून कभी भी हमेशा वही चीज चलती है जिसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ हो। एक कानून पे एग्री किया गया कि ये सिस्टम होना चाहिए पावर शेयरिंग के, जो मैंने आपको बताया 3 लिस्ट, स्टेट लिस्ट जिन पे स्टेट कानून बना सकती है, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट जिन पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और यूनियन लिस्ट जिन पे एक्सक्लूसिवली सिर्फ सेंटर कानून बना सकता है। तो वो पहले ही एग्री किया गया है कि किन पे आप बनाओगे, किन पे हम बनाएंगे। तो दे शुड आल्सो ट्रस्ट ईच अदर, अबाइड बाय इट्स एग्रीमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट, क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक एग्रीमेंट है, बल्कि स्टेट भी एक एग्रीमेंट है। कुछ लोग उठे जैसे हम हैं, तो हमने एग्री किया कि हम इंडियन स्टेट में रहेंगे ऐसे इन कानून यानी कि जवाबित और कानून और रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत। तो इंडियन स्टेट के तहत तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वजूद में आया, यानी एक पॉलिटिकल सिस्टम वजूद में आया। एंड आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम हैज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट लिव टुगेदर। जो आइडियल फेडरल सिस्टम है, जैसे अमेरिका का जो है वो आइडियल फेडरल सिस्टम, तो उनमें ट्रस्ट है आपस में, स्टेट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, और एग्रीमेंट है कि हम साथ में रहेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया। मेरे ख्याल में अब लेक्चर खत्म हुआ, तो अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।